ठीक है। नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम लेके प्रस्तुत हैं आज का क्लास जो है महाभूत, पंच महाभूत। ठीक, भूत के नाम से डरिएगा मत, ये वो वाला भूत नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये पंच महाभूत है। और पंच महाभूत के बारे में आपको बताने से पहले एक चीज जान जाइए, थोड़ा सा नॉर्मली चंद्रयान भेजा गया है चांद पे, वहाँ पता लगा सके कि पानी कहाँ है, या ऑक्सीजन है कि नहीं, जीव की संभावना है कि नहीं वहाँ पे। तो ये आज के आधुनिक शास्त्र है जहाँ हमारे पास रॉकेट है, तमाम ऐसी चीज है, हाइड्रोजन है, गैसेस हैं, और तमाम हमारी साइंस बहुत विकसित थी, तब हम चांद पे खोज रहे हैं। और महाभूत जो मैं बता रहा हूं, ये तब की खोज है जब ना हमारे पास इस तरह की कोई साइंस थी, ना इस तरह का कोई मॉलिक्यूल्स था, ना कोई रॉकेट था, ना कोई हवाई जहाज था। लेकिन फिर भी हमने पूरा खोज के निकाला कि ये पृथ्वी और इसका पंच महाभूत की उत्पत्ति कैसे हुई। आज के जमाने में अगर खोजे होते तो समझ में आता, लेकिन हजारों साल, लाखों साल पहले से हमारे ऋषियों ने इसको खोज निकाला। आयुर्वेद के अनुसार जो सृष्टि का आरंभ जो है, जो सृष्टि है, वो अव्यक्त थी, माने व्यक्त नहीं थी। अव्यक्त मतलब वो चीज जिसे व्यक्त ना किया गया हो या किसी के सामने खोला ना गया हो, वो अव्यक्त कहलाता है। तो जो सृष्टि थी वो अव्यक्त थी। अगर हम नॉर्मली देखें तो यहां से इसको हम देख सकते हैं, पहला है अव्यक्त। तो जो सृष्टि थी वो अव्यक्त थी, इसको सामने किसी को व्यक्त नहीं था, कोई जानता नहीं था कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। उस अवस्था में जब कोई व्यक्त नहीं थी तो उसको अव्यक्त कहा गया। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया? देखो, पंच महाभूत जो बेस है आयुर्वेद का, अगर इस बेस का ज्ञान आपको बहुत अच्छे से होगा, और परीक्षा में भी देखिए पंच महाभूत से प्रश्न आते हैं, कहीं ना कहीं से घूम के आएंगे। बहुत लोगों ने ये कहा मुझसे कि क्वेश्चन आंसर पढ़ाया जाए। देखो, एक चीज मैं बताऊं, 100 क्वेश्चन आएंगे। अब जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड ने मुझे या आयोग ने मुझे 100 क्वेश्चन दे दिया, मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो 100 क्वेश्चन के लिए हमें करीब करीब ये मान के चलिए कि 1000 क्वेश्चन पढ़ाना पड़ेगा, और 1000 क्वेश्चन याद रखना आपके बस की बात नहीं। तो क्वेश्चन आंसर अगर कोई पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी काम का उपयोग होगा, क्योंकि मानव प्रवृत्ति, एक तरफ से पढ़ोगे, दूसरे तरफ से भूलते जाओगे, और तीसरे तरफ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उत्तर नहीं दे सकते। हो सकता है क्वेश्चन आपने पढ़ा हो, मैं नहीं कह रहा हूं किसी ने पढ़ाया, आपने पढ़ा हो, लेकिन समस्या ये है कि वो घुमा के दे दिया तो आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, तो फिर क्या? तो ये जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप उसका आंसर दे लोगे, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न आना है तो बहुविकल्पी में आपको आंसर देने में आसानी होगी। तो आ जाते हैं फिर हम लोग पंच महाभूत पे। तो सबसे पहले अव्यक्त थी ये सृष्टि, अव्यक्त थी, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी, ना किसी के सामने ये खुला हुआ था। ठीक, इस अव्यक्तता में एक कॉस्मिक लेस साउंड, ओम, ओंकार जिसे कहते हैं, की उत्पत्ति होती है। आप देखे होंगे कहीं भी किसी जगह पर, आप ऐसे जगह पे चले जाओ जहां एक्वा ज्यादा है, जहां शांति है, तो उस शांति में आपको एक कॉस्मिक साउंड सुनाई देगी। अगर आप उसको थोड़ा सा लयबद्ध करने की तरीका कोशिश करोगे तो वो साउंडलेस साउंड है। माने वो साउंड को हम ये नहीं कह सकते कि वो आवाज है, वो साउंडलेस साउंड है। वो साउंडलेस साउंड अगर आप ध्यान से सुनोगे आप, तो ओम की आवाज आपको सुनाई देगी, उसको ओंकार कहते हैं। तो पहला अव्यक्तता से ओम, ओंकार की एक ध्वनि पैदा हुई, उस जगह पर एक ओंकार की ध्वनि पैदा हुई, और ओंकार ने उस अव्यक्त में जो जगह ऑक्युपाई की थी, जो जगह बनाई थी, उस जगह को आकाश महाभूत की संज्ञा दी गई। अगला तो आपका पहला महाभूत की उत्पत्ति होती है,
आकाश महाभूत। प्रश्न आ सकता है कि पंच महाभूतों में प्रथम महाभूत कौन सा है, तो प्रथम महाभूत आकाश है। इसीलिए देखिए, जब हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं ना, तो कम से कम आपको ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो आप आंसर दे पाओगे। तो प्रथम महाभूत आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक, किससे होती है? ओंकार से होती है, ओम से होती है। ओम से, जो ओम ने जो जगह बनाई थी, उस जगह को, जो स्पेस था, उस स्पेस को आकाश ने भरा, तो वो प्रथम आपकी महाभूत की उत्पत्ति हुई। ओम से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई। ठीक, अब आ जाते हैं, जब इस खाली जगह जिसे हम आकाश कह रहे हैं, ठीक, तो उस आकाश में धीरे 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 धीरे, ये कालांतर में हो रहा है, कोई 2 सेकंड की नहीं चीज है, कालांतर में मूवमेंट हुआ, गति हुई। तो एक चीज जान जाइए कि गति बिना हवा के, वायु से बगैर गति नहीं हो सकती। तो जब गति हुई, तब अगला महाभूत की उत्पत्ति हुई, दूसरा महाभूत वायु महाभूत। जब गति होती है तो गति वायु से होती है और वायु का उत्पन्न हो रही है, तो सेकंड महाभूत क्या है? वायु महाभूत आपके लिए यहां उत्पन्न हुई। तो दूसरा महाभूत उत्पन्न होता है, वो वायु महाभूत है। ठीक, इससे हमें एक चीज और पता चलती है, इससे यह पता चलता है कि जो भी मूवमेंट हो रहा है कहीं भी, वो कहीं ना कहीं उसके लिए वायु ही उत्तरदायित्व है। ठीक ना? तो जो भी मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट, जो हमारे शरीर में मूवमेंट हो रहा है, यहां मूवमेंट हो रहा है, तो जो भी मूवमेंट हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वायु का योगदान है। ठीक, तो सेकंड महाभूत की उत्पत्ति हो चुकी है। अब आ जाते हैं अगले महाभूत पर। अब जब वायु के कण आपस में टकराने लगे, वायु, भाई गति है तो गति में टक्कर होगी, तो वायु के कण जब आपस में टकराने लगे तो एक घर्षण होना शुरू हुआ। घर्षण जब भी होता है, आप देखिए हाथ को अगर इस तरह से घर्षित करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? ताप उत्पन्न होता है, गर्मी होती है ना। तो सबसे पहले गर्मी हुई, जब टकराने के फलस्वरूप गर्मी उत्पन्न हुई, और गर्मी के बाद क्या होता है? प्रकाश। 2 बादल आपस में लड़ते हैं तो बिजली चमकती है, प्रकाश होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो पहले ताप हुआ, ताप से प्रकाश हुआ, प्रकाश और ताप ने मिलकर अग्नि महाभूत की उत्पत्ति कर दी। अब अगली जो महाभूत की उत्पत्ति हो रही है वो अग्नि हो रही है। तो पहला आकाश है, दूसरा वायु है और तीसरा अग्नि महाभूत की उत्पत्ति हो सकी है। ठीक, अब आगे चलते हैं इसके। अब होता यह है कि अग्नि महाभूत जो है, ये आकाश महाभूत के कुछ कणों को द्रवीकृत करना शुरू कर देता है। गर्मी जब होगा तो द्रवीकरण होगा। ठीक, प्लास्टिक रखे हैं, अगर उसको हम गर्म करेंगे तो टपक के छू जाएगा, होगा ना? तो जब जो है अग्नि महाभूत ने आकाश से जब कणों से वो करना शुरू किया, तो वहां द्रवीकरण शुरू हुआ, द्रव्य आया, द्रव्य मतलब पानी। तो अगला महाभूत क्या हुआ? जल महाभूत की उत्पत्ति हो गई। तो अभी तक हमने आकाश की उत्पत्ति कर ली, वायु की कर ली, अग्नि की कर ली और जल की भी कर ली। अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास बचता है पृथ्वी। अब जब जल महाभूत एकत्र होना शुरू हुआ, तो जल महाभूत के एकत्र होने से पृथ्वी महाभूत की परिकल्पना जागृत हो गई। पृथ्वी महाभूत आपके सामने आ गया। तो 1 2 3 4 5 पांचों पंच महाभूत हमारे सामने प्रकट हो चुके हैं। इसको हम अगर सरल शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं, अव्यक्त से व्यक्त तक का सफर जो है पंच महाभूतों का उदय कहलाता है। अव्यक्त से, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते थे, अव्यक्त से व्यक्त। अब तो महाभूतों को व्यक्त कर सकते हो, दिखा सकते हो, अग्नि जल को भी दिखा सकते हो, आकाश को छू नहीं सकते लेकिन दिखा तो सकते हो कि आकाश है। ठीक, पृथ्वी भी दिखा सकते हो, वायु चल रही है उसका आभास तो होगा हमको। अगर ये भी पंखे बंद कर दें, एसी बंद कर दें, तो हम तो पसीने से डूब जाएंगे। अगर ये सारी चीजें ऑन कर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें पता चल रहा है ना कि कोई चीज है। तो पंच महाभूतों का आभास हमको अपनी ज्ञानेंद्रियों से होना शुरू हो गया। ठीक, तो अव्यक्त से
व्यक्त तक का सफर जो है पंच महाभूत का उदय कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया। अब पंच महाभूत को भूलोगे नहीं, शायद मैंने इतने अच्छे तरीके से समझा दिया है आप लोगों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि पंच महाभूत की उत्पत्ति कैसे हुई। अब जानते हैं कि पंच महाभूत और तन्मात्राएं, उनका क्या संबंध है। ठीक, तो इसके लिए आयुर्वेद में 5 प्रकार की तन्मात्राओं का वर्णन किया गया है। क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक, ये तो आप लोग समझते हैं। शब्द समझ रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं। स्पर्श माने जो हम छूते हैं। रूप माने हमारा जो रूप है। रस जो हम टेस्ट करते हैं। ठीक, और गंध जो हम नाक से जो अनुभव करते हैं, जो सूंघते हैं। समझ में आया? तो आयुर्वेद में 5 प्रकार के तन्मात्राओं का वर्णन है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रंध और गंध है। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जितने भी महाभूत हैं उनके अंदर एक एक तन्मात्रा की प्रधानता होती है। ठीक, जैसे आकाश महाभूत है, इसमें शब्द की प्रधानता है। वायु महाभूत है, इसमें स्पर्श की प्रधानता है। अग्नि महाभूत है, इसमें रूप की प्रधानता है। जल महाभूत है, इसमें रस की प्रधानता है। और पृथ्वी को गंध की प्रधानता है। तो जितने महाभूत हैं उसमें एक एक तन्मात्राओं की प्रधानता होती है। ठीक, समझ में आया? और इसमें से आकाश ही एक ऐसी महाभूत है जिसमें जो है एक शब्द की ही तन्मात्रा होती है, बाकी किसी की नहीं होती। बाकियों में एक से अधिक भी होती है। तो आगे क्या है वो भी जानते हैं। जैसे वायु है, वायु के साथ, स्पर्श के साथ शब्द भी होगा। ठीक, अग्नि के साथ रूप, स्पर्श और शब्द भी होगी। जल के साथ रस, तो इनका अपनी तन्मात्रा है, ये रस, रूप, स्पर्श, शब्द भी है। और पृथ्वी के पास ये चारों तन्मात्राएं होती हैं। समझ में आ गया? तो किसकी क्या तन्मात्राएं हैं, प्रश्न इस पर भी आता है। पंच महाभूत किसे कहते हैं? ये तो इतना आया है जिसकी कुछ हद नहीं। आपके भी एग्जाम में आएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो पंच महाभूत आपको 4-5 नंबर दिला सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। यहाँ तक मैंने आपको समझाया, तन्मात्राओं को समझा रहा हूँ, तो समझ में आया। इसका एकल है, इसके साथ बाकियों के साथ भी जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े आगे। ठीक, प्रधानता उनकी अपनी तन्मात्रा की ही होगी, चाहे इसके साथ स्पर्श और शब्द दोनों जुड़ा है, लेकिन वायु के साथ स्पर्श की ही प्रधानता होगी। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा, नीचे कुछ ऑर्गन्स के नाम भी लिखे हुए हैं। आकाश की अपनी तन्मात्रा शब्द है, और शब्द के लिए क्या चाहिए बताओ? शब्द के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए। कान नहीं होगा तो चिल्लाते रहो, किसी शब्द को पता चलेगा? तो जो कार्यकारी क्षेत्र है शब्द के लिए, वो क्या है? कान है। वायु के लिए स्पर्श है। अब जाहिर सी बात है, तुम कहो कि हमारा किडनी वायु छू ले, तो छू लेगा? तो त्वचा ही न छुएगी। अपर ऑर्गन्स जो है, जो ऊपर के आपके क्षेत्र हैं, अवयव हैं, जो वही न छुएगी। तो वायु के लिए स्पर्श है, और स्पर्श के लिए हमारा ऑर्गन क्या है? वो हमारा त्वचा है। आगे बढ़ते हैं। अग्नि का रूप है, और रूप को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? आंखें चाहिए। तो इसकी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो आंख की आवश्यकता है। जल में रस होता है, और रस जाहिर सी बात है, जब जिह्वा पे रखेंगे तभी पता चलेगा कि वो रस क्या है। ठीक, और पृथ्वी की गंध है, तो गंध के लिए क्या चाहिए हमें? गंध के लिए हमें नाक की आवश्यकता है। यदि हमें नाक होगा तभी हमको पता चलेगा कि ये गंध क्या चीज की है, अच्छी गंध है कि बुरी गंध है। समझ में आ गया? तो तन्मात्राओं का पंच महाभूत से संबंध मैंने समझा दिया। उम्मीद है आपको ये बढ़िया से समझ आया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये जानते हैं कि पंच महाभूतों का त्रिदोषों के साथ क्या संबंध है।
ठीक, त्रिदोष समझ में आया। आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोषों का वर्णन है। मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्लासेस में भी आप लोगों को बताया था त्रिदोष का। त्रिदोष फिर से रिपीट कर लीजिए। आयुर्वेद में 3 दोषों का वर्णन है, वात पित्त कफ। वात पित्त और कफ, ठीक ना। हालांकि इनको दोष कहना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब ये साम्य अवस्था में रहते हैं तो ये शरीर का पोषण करते हैं, धातु का कार्य करते हैं, जिससे हमारा शरीर विसर्जित होता है, खुलता बुलता है। लेकिन जब इनका क्षय या वृद्धि होती है, त्रिदोष में जब इनका क्षय या वृद्धि होती है, तो वात पित्त कफ का जब क्षय हो जाता है या वृद्धि हो जाती है तो ये दूषित हो जाते हैं। और जब ये दूषित होते हैं तो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तब इनको दोष कहा जाता है, ठीक ना। इसीलिए इनको त्रिदोष कहा गया है, ठीक। ये हमारे शरीरों में विकार को जन्म देते हैं, यही हमारे शरीर को पोषण भी करते हैं। और जब इनका क्षय या वृद्धि हो जाती है, समरूपता नहीं रहती, तो यही विकारों को भी जन्म देते हैं। इसलिए इन्हें त्रिदोष कहा गया है। अब इनके अंदर भी महाभूतों की प्रधानता होती है। जैसे वात में आकाश महाभूत और वायु महाभूत की प्रधानता होती है, पित्त में अग्नि महाभूत और जल महाभूत की प्रधानता होती है, वैसे ही कफ में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वात में किस महाभूत की प्रधानता होती है, तो आपको दे देगा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो आपको ये जानना जरूरी है। या हो सकता है पित्त का पूछ दे या कफ का पूछ दे, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन के आता है। इसीलिए मैं आप लोगों को पूरी स्लाइड से पढ़ा रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप अगर क्वेश्चन आता भी है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम इस तरह से जान गए कि पंच महाभूतों का त्रिदोष के साथ एक गहरा संबंध है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, ठीक, सही है। अब आ जाते हैं पंच महाभूत और त्रिगुण। त्रिगुण कौन कौन से होते हैं? सत रज और तम, सत रज और तम, ठीक। पंच महाभूत और त्रिगुण में आकाश को अगर लिया जाए तो सात्विक गुणता का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्वों में आकाश की प्रधानता होती है। सत्व प्रधान है आकाश, ठीक। और वायु में अगर देखा जाए तो रजोगुण का प्रतिनिधित्व होता है वायु में। सवाल इससे भी आता है, कठिन सवाल आता है। अग्नि में सत और रजस दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक। और जल में सात्विक तमस गुण अधिक का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक। तो जल में सात्विक और तमस गुण दोनों गुणों का कंबाइंड प्रतिनिधित्व होता है। और आ जाइए अगर पृथ्वी में, तो तामसिक है पृथ्वी, तमस गुण का प्रतिनिधित्व होता है। तो पंच महाभूत का त्रिगुण के साथ भी संबंध हमने जान लिया। समझ में आया? एक बार चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पंच महाभूत और षडरस, ठीक। षडरस में कौन कौन से रस होते हैं? कोई बता सकता है कौन कौन से रस होते हैं? हाँ, मधुर होता है, लवण होता है, हाँ, कटु होता है, तिक्त होता है, कषाय होता है, ठीक। हाँ ठीक है, अम्ल भूल गए आप लोग, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं पंच महाभूत और षडरस। षडरस में पंच महाभूत का देखा जाता है। तो मधुर रस में पृथ्वी और जल की प्रधानता होती है। जो मधुर रस हम ले रहे हैं, मिठाई खाते हैं ना मधुर रस, तो जो मधुर रस हम लेते हैं उसमें पृथ्वी और जल की प्रधानता होती है, चिकित्सा में काम देता है। अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि की प्रधानता होती है। अम्ल रस जो होता है उसमें हाँ पृथ्वी और अग्नि की प्रधानता होती है। लवण रस में जल और अग्नि की प्रधानता होती है। तिक्त रस में वायु और आकाश की प्रधानता होती है। और कषाय रस में पृथ्वी और वायु की प्रधानता होती है, ठीक। तो किस रस में किस
की प्रधानता होती है, मैंने आपको बता लिया। एक बार आप इसको भी स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है षड्रस के बारे में आप पंच महाभूत और षड्रस का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। आयुर्वेद में पंच महाभूतों को के लक्षणों के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी गई है कायदे से। आकाश, ना टूटने वाला ना छू सकने वाला। आकाश को छू सकते हो? आकाश नहीं छू सकते। वायु चलत्व है, चलत्व माने मोबिलिटी है, चलता है। अग्नि उष्णता है, ताप है, ठीक। जल धारत्व है, द्रवत्व है, द्रव्य है। पृथ्वी रुक्षता है और खरत्व है। देखो रुक्षता और खरत्व में थोड़ा सा अंतर होता है, एक हल्की सी अंतर होता है, समझ जाइए। तो रुक्षता माने सूखा हुआ, खरत्व माने खुरदुरा। तो किसी किसी की एड़ी देखो एकदम सूखी हुई है लेकिन खुरदुरा नहीं है, तो उसको खरत्व नहीं कह सकते आप। जब वो एकदम खुरदुरी हो जाएगी, जिसको व्यवहार व्यवहार फट के अजीब सी हो जाएगी, तब उसको हम खरत्व कह सकते हैं। तो रुक्षता और खरत्व, तो पृथ्वी जो है वो खरत्व है, खुरचने वाली है, ठीक, खुरदुरा है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं आपको बता दिया, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सब पढ़ने के बाद हम ये जानते हैं कि आयुर्वेद में पंच महाभूत को चिकित्सा के किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। चिकित्सा में भूत की प्रबलता, ठीक, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। जैसे अगर चिकित्सा में आते हैं तो दो चिकित्सा होती है, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। आप पंचकर्म पढ़े हो ना सब लोग, तो उसमें मिला होगा। तो हम आ जाते हैं अभी शोधन चिकित्सा में। शोधन में आता है वमन और विरेचन, ठीक। वमन और विरेचन, वमन माने उल्टी करना, निकाल देना ऊपर के मार्ग से, और विरेचन माने नीचे के मार्ग से। समझ में आया? तो जो भी द्रव्य उपयोग करना है उसे अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होनी चाहिए। तो वमन कराने के लिए जो भी ड्रग्स आप यूज कर रहे हो, जो भी, उस ड्रग्स में अग्नि और क्या बता रहा है, अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होनी चाहिए, तो बढ़िया से वमन हो जाएगा। और विरेचन के बारे में अगर हम जानते हैं तो जो भी द्रव्य उपयोग करना है उसमें पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होनी चाहिए। पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होनी चाहिए विरेचन कराने के लिए, ठीक। पंच महाभूत से यही सीखते हैं हम। देखिए शमन चिकित्सा के में भूतों का जो प्रबलता है उसमें अगर जानते हैं तो आकाश जो है वो शमन करता है, ठीक। आकाश शमन करता है और वायु ग्राही है, मतलब जो उसे अपने अंदर खाया उसे अपने अंदर दमन कर देता है, ठीक। तो हाँ, वायु जो है ग्राही होता है, अंदर रोकने वाला होता है। अग्नि जो है दीपन का कार्य करती है, ठीक। अग्नि दीपन का कार्य करती है, अर्थात आपको भूख लगने से पहले, ठीक, हाँ, दीपन का कार्य करती है। जी जी, दीपन माने समझ रहा है? बताओ। को बढ़ाने वाली, ठीक है, दीपन जो जठराग्नि का बढ़ा देती है, तो महाभूत की प्रधानता वाली, तो उसको जो है इन महाभूत को, अग्नि महाभूत को बढ़ाने वाली दवा अगर देंगे तो आपका जठराग्नि बढ़ जाएगी। और लेखन क्रिया, लेखन मतलब होता है खुरुचना, ठीक। लेखन क्रिया में अग्नि और वायु महाभूत की अधिकता वाली आपको ड्रग्स देनी चाहिए। और ब्रह्मांड जो है उसमें पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता वाली आपको ड्रग्स देनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने पंच महाभूत और उसके जो संबंध है से लेके चिकित्सा तक को पढ़ा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा उलझा हुआ कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए इस वीडियो को एक दो बार और देख लेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। एक मान के चलिए कि इसमें से एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। अगर आयुर्वेद है तो आयुर्वेद में पंच महाभूत है, क्योंकि बिना पंच महाभूत के आयुर्वेद संभव, परिकल्पना ही संभव नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोग इसको कायदे से समझ के करोगे, इसमें आपके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और एक चीज बता दूं
कि 2-2, 4-4 क्वेश्चन का बहुत वैल्यू है। ये वैल्यू आपको तब समझ में आएगी जब मेरिट में आओगे। ठीक, आयुष मंत्र की पूरे टीम को विदा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर करेंगे। आपको अगर आयोग की परीक्षा निकालनी है तो कम से कम 8 घंटा कुर्सी पकड़ने की आदत डाल लीजिए, निकल जाएगी। धन्यवाद।